नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ, क्या होता है कॉम्पिटेंसी। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो किसी ना किसी फॉर्म में हम अक्सर ही देखते हैं कि हमारा जो सामने वाला बंदा है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। से फॉर एग्जांपल, आप सड़क पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो आप पास में कोई मैकेनिक ढूंढते हैं। जब उससे आप बात कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी गाड़ी को ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसका जिस तरह से कॉन्फिडेंस होता है या जिस तरह से वो बात कर रहा होता है। या आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप सैनिटरी वाले को बुलाते हैं, तो उससे बात करके आपको आइडिया लग जाता है कि ये प्रॉब्लम को समझ पा रहा है, डायग्नोस कर पाएगा, ठीक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये होती है बेसिकली कॉम्पिटेंसी के बारे में। अगर हम इसी तरह से इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो ISO 9000 2015 है, उसमें जो डेफिनेशन दी गई कॉम्पिटेंसी की, वहाँ वो बात करता है कि क्या एबिलिटी है जिससे कि हम अप्लाई कर पाएँ नॉलेज और स्किल, जिससे कि जो भी इंटेंडेड रिजल्ट हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंसी की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो दो कीवर्ड यूज़ किए गए थे, एक नॉलेज और एक स्किल। जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो उसमें अगेन 3 पार्ट निकल के आते हैं आगे, क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है और किस तरह की ट्रेनिंग मिली है। तो जब वो 3 और प्लस स्किल, ये चारों मिलते हैं, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी काम हम प्लान कर रहे हैं वो हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो जब हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट इस बारे में है कि किस तरीके से कोई भी आदमी जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो भी कुछ वो नॉलेज गेन करता है जिस समय वो स्कूल या कॉलेज में होता है। क्योंकि जब भी कोई आदमी कोई सर्टन एजुकेशन लेता है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों को समझने के लिए, जो डाटा का एनालिसिस होता है, किस तरीके से प्रॉब्लम को देखना है और समझना, वो सब की सब काबिलियत उसके अंदर आती है और वो हेल्प करती है उसके लिए। अगर हम एक एग्जांपल से बात करें कि अगर एक CNC मशीन को चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटर चाहिए तो उसके लिए क्या बेसिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर्स में, और अगर वो इतना होगा तो वो मशीन को आराम से चला लेगा। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल हम मान के चलें कि अगर एक हमें डिज़ाइनर चाहिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जो कि किसी भी मैकेनिकल पार्ट्स को डिज़ाइन करेगा, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई कम से कम जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो या तो वो डिप्लोमा होना चाहिए या वो इंजीनियर होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिससे कि वो अंडरस्टैंड कर सके। अब दूसरा पॉइंट आता है एक्सपीरियंस का। जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट ये है कि इन जनरल जब भी हमने इंडस्ट्री में काम किया तो वहाँ पर काम करते हुए हमने किन किन बातों को समझा, किन किन बातों को अंडरस्टैंड किया, जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी क्लैरिटी है, वो ज़्यादा बेटर हो और हम किसी भी प्रॉब्लम को समझ सकें और उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकें। से फॉर एग्जांपल अगेन हम यहाँ बात करते हैं सेम वही CNC मशीन के बारे में। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर होगा, जब हम बात करते हैं उसके एक्सपीरियंस के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि भाई कम से कम उसको 6 महीने का तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, या तो एग्जैक्टली CNC मशीन चलाने में या समथिंग सिमिलर इस तरह का काम उसने किया होना चाहिए। और अगर हम प्रोडक्ट डिज़ाइनर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उसे 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो पॉसिबिलिटी है कि जब यहाँ पर आपकी कंपनी में आके वो डिज़ाइन करने वाला है तो वो ठीक से डिज़ाइन कर देगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, ट्रेनिंग के बारे में। अभी ट्रेनिंग एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक हमें कोई नॉलेज चाहिए, कोई एक जानकारी चाहिए, उसके लिए बहुत यूज़फुल रहता है। जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो प्राइमरीली ये हेल्प करता है किसी भी एम्प्लॉय को ज़्यादा वो एफिशिएंट हो सके, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। किस तरीके से उससे एम्प्लॉय का मोराल भी इंक्रीज़ होता है अगर उसे रेगुलरली ट्रेनिंग मिलती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा यूज़फुल रहता है, क्योंकि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से हो पाता है। और अगर सेम एग्जांपल की हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू CNC मशीन, तो जब हम CNC मशीन की बात करते हैं तो इस केस में जब हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग, तो हम ये प्लान कर सकते हैं कि अगर हम किसी को रख रहे हैं तो उसको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे कम से कम 1 महीने के लिए, या उसके पास कोई सिमिलर ट्रेनिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए पिछली कंपनी का। और अगर हम प्रोडक्ट डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम 3 या 6 महीने का कैटिया सॉफ्टवेयर अगर उसने ये सॉफ्टवेयर इस कंपनी में यूज़ होता है तो उसकी कम से कम ट्रेनिंग उसे ज़रूर मिली होनी चाहिए, या इस तरह का कोई पुराना सर्टिफिकेट पिछली कंपनी का हो तो वो भी चल सकता है, वो भी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 यानी कि स्किल के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और इसको नापना सबसे मुश्किल होता है। जब हम स्किल की बात करते हैं तो प्राइमरली हम बात कर रहे हैं किसी इस तरह की एक्सपर्टीज़ के बारे में या इस तरह के टैलेंट के बारे में जिससे भी कोई भी काम हम कर सकते हैं आसानी से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें फ़्लाइट के बारे में, जो पायलट होता है आप देखेंगे एक पायलट जब लैंड करता है तो इतने स्मूथली करता है कि हमें पता ही नहीं चलता, और कोई दूसरा पायलट इतना बुरी तरह से लैंडिंग करता है कि हमें बहुत दिन तक याद रहता है कि कितनी बुरी लैंडिंग हुई थी। या अगर हम क्रिकेट की बात करें तो एक स्पिनर की खासियत ये भी हो सकती है कि वो ऑफ स्पिन भी कर सकता है, लेग स्पिन भी कर सकता है, ये एक दूसरा भी उसे आता है जिससे कि वो चकमा दे सकता है। तो इस स्किल की बात हो रही है। अब अगर इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल की बात करें, अगेन सेम हम बात करते हैं सीएनसी मशीन के बारे में, तो हम बात कर सकते हैं कि उस ऑपरेटर की ये स्किल होनी चाहिए कि जब भी मशीन में कोई माल फंक्शन होने वाला हो तो उसकी आवाज़ सुन के, उसकी वाइब्रेशन से उसे पता लग जाए कि कुछ दिक्कत आने वाली है और उसके बेसिस पे ही इमीडिएटली एक्शन लें रादर देन कि मशीन में ब्रेकडाउन आए। और इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट डिज़ाइनर की बात करें तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर के पास ये स्किल होनी चाहिए कि जब वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है तो उसके अंदर कोई भी बग अगर आ गया है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है उसको भी वो निकाल सकें। अगर एक एग्जांपल एक इंडस्ट्री का लेके चलें कि अगर हमें एक प्रोडक्शन का इंजीनियर चाहिए मोल्डिंग शॉप में, तो ये जो 4 कैटेगरी हमने बात की वो क्या क्या होनी चाहिए। तो एग्जांपल के रूप में अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि वो डिप्लोमा या इंजीनियर होना चाहिए, मे बी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनी मोल्डिंग कंपनी। जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि मोल्ड का सेटअप किस तरह से होता है, मशीन का सेटअप किस तरह से होता है, किस तरीके से प्रोडक्शन का टारगेट अचीव कर सकते हैं। एंड जब हम स्किल की बात करते हैं तो कितनी आसानी से वो मोल्डिंग डिफेक्ट को पकड़ पाता है और क्या वो एसपीसी स्टडी को समझ पाता है, उसको यूज़ कर सकता है जिससे कि उसे पता लगे कि मशीन की परफॉर्मेंस और प्रोसेस की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। अब अगर लास्ट में बात करें इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में, तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये 4 कैटेगरी जो है एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड स्किल, इसके बेसिस पे कॉम्पिटेंसी को डिफ़ाइन करते हैं। जो दूसरा चैलेंज है वो यह है कि अगर हमने डिफ़ाइन कर भी लिया है तो कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योर करती हैं कि इसके हिसाब से ही जो भी लोग काम कर रहे हैं वो इसके आसपास हो या ऑलमोस्ट इसको मैच करते हुए। जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज वो ये है कि समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, क्या उसके हिसाब से हम रेगुलरली अपनी इन चारों जो रिक्वायरमेंट्स है कॉम्पिटेंसीज़ को रिव्यू कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो इन सब चारों रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते हैं। सो अगर मैं समरी करूं, मैंने बात की आपसे कॉम्पिटेंसी क्या होती है, 4 क्या कैटेगरीज होती हैं इसकी, उसके हमने एग्जांपल की बात की और लास्ट में हमने बात की क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा एग्जैक्टली इसी के बारे में और आगे डिटेल में बात करेंगे, जहां मैं बात करने वाला हूं कॉम्पिटेंसी मैपिंग के बारे में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है इस तरह की वीडियोस और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो अपने फ्रेंड्स और कोलीग से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।